नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम का सबसे नंबर 1 डिबेट शो पूछता है इंडिया। भारत की थाली में आज जो फिर से राजनीति परोसी जा रही है, मांस खाने का तरीका हलाल या झटका, अब सिर्फ धार्मिक आस्था का मामला नहीं रहा, ये राजनीति का सबसे गर्म मुद्दा बन चुका है। मुंबई के पास हलाल टाउनशिप का विज्ञापन सामने आया और देखते देखते राजनीति, धर्म और समाज तीनों के बीच में बवाल मचना शुरू हो गया। लोग कह रहे हैं कि भाई ये महज एक टाउनशिप नहीं है, बल्कि ये देश को बांटने की नई साजिश है। कुछ लोग इसे गजवाए हिंद का शुरुआती खेल बता रही हैं। और इसी बीच अब गिरिराज सिंह का बयान सामने आ गया। गिरिराज सिंह का कहना है कि भाई हिंदुओं को चाहिए कि वो झटका मीठी खाए। सवाल ये भी उठता है कि थाली का जायका अब धर्म और राजनीति से तय किया जाएगा क्या? अगर ऐसा है तो क्यों? हलाल और झटका दोनों सदियों से मौजूद है। हलाल इस्लामी तरीके से धीरे धीरे जानवर का गला काटकर खून बहाना, उसे कहा जाता है झटका। हिंदू और सिख परंपरा का तरीका एक ही बार में जानवर का अंत। धर्म अलग अलग, परंपरा अलग अलग, लेकिन आज इन परंपराओं की लड़ाई राजनीति का हथियार बन गई है। कौन सा तरीका सही है, कौन सी आस्था बड़ी है, कौन इसे राजनीति के लिए इस्तेमाल कर रहा है, ये बड़ी बात है। मुंबई के पास में जो हलाल टाउनशिप का विज्ञापन आया, उसमें साफ साफ लिखा गया कि यहां पर मिलेगा हलाल खाना, यहां रहेंगे हलाल मानने वाले, यानी एक तरह का अलग समाज, एक तरह की अलग पहचान। ये इस पूरे ये कहा जाए कि इस टाउनशिप को सेट करने के आधार पर की गई। विरोधी आरोप लगा रहे हैं कि ये सेक्युलर भारत के खिलाफ है। ये सिर्फ एक टाउनशिप नहीं, बल्कि एक सोच है जो भारत को बांटना चाहती है। कई संगठनों का यहां तक कहना है कि ये गजवाए हिंद की रणनीति है, जहां पर पहले छोटे छोटे गढ़ बनाए जाएंगे और फिर वहां से अलगाव फैलाया जाएगा। इसी बीच गिरिराज सिंह ने हिंदुओं को झटका मीट खाने की सलाह दे दी। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को हलाल का बहिष्कार करना चाहिए, क्योंकि हलाल सिर्फ खाने का तरीका नहीं, बल्कि धीरे धीरे झटका को खत्म करने की साजिश है। गिरिराज सिंह ने चेतावनी दी कि अगर अभी भी हिंदू नहीं जागा तो झटका परंपरा पूरी तरह से मिट जाएगी। उनका बयान क्या सचमुच हिंदू समाज को अपनी परंपरा के बचाव के लिए जागरूक करने की कोशिश है, या फिर सिर्फ वोट बैंक की एक राजनीति? लेकिन आपको बताएं, झटका मीट को लेकर गिरिराज सिंह ने क्या कहा है, वो भी जरा सुनिए। ये झटका मीट है सनातनियों के लिए, और सनातनियों को इसका अपने धर्म का पालन करे, यही मैं प्रार्थना करता हूं और सबसे प्रार्थना करता हूं। और दूसरा कहता हूं, वोकल फॉर लोकल। अगर आप सामान खरीदिए तो भारत वंशियों के यहां से खरीदिए। तो गिरिराज सिंह, हालांकि पहला ऐसा मौका नहीं है जब उनके तरफ से आए किसी बयान के बाद में विवाद ना शुरू हुआ हो। इसके पहले कई बार उनके बयान विवादों को अपनी तरफ खींचते रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हलाल सोसाइटी महाराष्ट्र की, इसको लेकर नेताओं का अब रिएक्शन भी सामने आना शुरू हो चुका है, वो भी सुनिए क्या कहना है उनका। के बिल्डर है, उन्होंने प्रोजेक्ट भेजने के लिए कई एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशनल फिल्म सोशल मीडिया के लिए बनाए हैं। इसमें कई फिल्म्स तो ठीक लग रहे हैं, लेकिन कई फिल्म्स में ऐसे दर्शाया गया है कि ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक समुदाय के लोग ही खरीद सकते हैं और सिर्फ एक समुदाय के लोग इस प्रोजेक्ट में रह सकते हैं, जो बिल्कुल गलत है। ऐसे जो एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं और समाज के बीच में दरार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके ऊपर भी हमारी कड़ी नज़र रहेगी। सिर्फ एक धर्म के लोगों के लिए घर बनाए जाएंगे, इसी धर्म के लोगों को घर बेचे जाएंगे। ये एडवर्टीजमेंट कोई बनाता है और प्रसारित करता है, यही सबसे बड़ा गुनाह मुझे लगता है। ये भारत के संविधान को दी गई चुनौती है। इस तरीके से एक इलाके में एक ही कम्युनिटी को घर बेचे जाएंगे, एक तरीके से ये गजवाए हिंद है। ये भारत के संविधान में जिस तरीके से सभी लोगों को पूरे अधिकार दिए गए हैं, उसके खिलाफ ही ये बात है। मैं सरकार से गुजारिश करूंगा, सबसे पहले तो इस तरीके से धार्मिक आधार पर ये घर बेचे जाएंगे, इस तरीके से कोई
एडवर्टीजमेंट करता है, यही गैर कानूनी है। इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो अब इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी जोरों पर शुरू हो चुकी है, लेकिन ये कहा जाए कि जिस तरह से इस हलाल टाउनशिप की बड़ी तस्वीर नजर आई, उसके बाद में अब एनएचआरसी की तरफ से भी बाकायदा बिल्डर्स को नोटिस जारी किया गया है, सवाल पूछे गए हैं। अब ऐसे में बार बार सवाल तो यही खड़ा होता है कि भाई आखिर देश में इस तरह से हलाल टाउनशिप बनाकर किस तरह से माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। सवाल पूछता है इंडिया में ये कि क्या भारत को तोड़ने की ये साजिश हो रही है। सवाल ये भी है कि क्या ये गजवाए हिंद सिंड्रोम फैलाने की कोशिश है, इसे घर बसाना कहेंगे या फिर सामाजिक ताने बाने को तोड़ने की कोशिश। ये वो तमाम सवाल हैं जो हम जानने की कोशिश करेंगे। खास मेहमानों का पैनल जो है वो मेरे साथ में जुड़ रहा है, जल्दी से आपको मिलवा देती हूँ। मेरे साथ में इस समय कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर शिवानंद हुलियालकर जी हमारे साथ में जुड़ रखे हैं, हिंदू धर्मगुरु आचार्य अरुण कृष्णा जी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ मोहम्मद रमीज रजा मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, और जल्द ही बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ में जुड़ेंगे, उनसे भी हम आपको मिलवाएंगे। लेकिन शुरुआत मोहम्मद रमीज रजा जी आप ही से। एक तरफ हिंदुस्तान की एक ये परिभाषा और एक ये बड़ी तस्वीर नजर आती है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, ये हम भाईचारे का संदेश देते हैं, गंगा जमनी तहजीब की बात हम अक्सर कहते हैं, लेकिन उसी हिंदुस्तान में अगर एक अलग से ऐसी टाउनशिप बनाने की बात कही गई तो इसको लेकर तो बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं। आखिर ये किस तरह की मानसिकता है? ये तो समाज को तोड़ने वाला एक कदम नजर आता है। लाइफस्टाइल अलग, कम्युनिटी वाइज क्या अब इस तरह से हिंदुस्तान में अब कम्युनिटीज या कॉलोनीज तैयार की जाएंगी? सबसे पहले मैं मैम आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने जो है इस टॉपिक पर जो है आज डिबेट रखी। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं ना? मैं जी बिल्कुल। हाँ, आपने टॉपिक कहा कि इस तरह से हिंदुस्तान में, जैसे कि महाराष्ट्र में मैंने भी न्यूज पढ़ी थी, लेकिन सवाल ये है कि हमें जब आप अपनी कॉलोनीज में ना तो आप हम परचेज करते हैं घर तो आप परचेज नहीं करने देते, जब हम रेंट पर लेते हैं तो आप रेंट पर नहीं लेने देते। यहाँ तक कि हमने पिछले 11 साल में देखा कि अगर कोई मुसलमान सब्जी का ठेला भी सब्जी भी बेचने जाता है तो वहाँ की जो हिंदू कम्युनिटी है, जो उन्होंने ग्रुप बना रखे हैं, संगठन बना रखे हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं, उनके साथ मॉब लिंचिंग करते हैं। तो मैडम वैसे तो मैं इस चीज का समर्थन नहीं करता हूँ कि अगर कुछ लोग अगर इस तरह की चीजें कर रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर, तो मैं इसको, क्योंकि हमारा देश सेक्युलर मुल्क है, सभी मजहब के लोग यहाँ पर रहते हैं और मैं समझता हूँ ये गलत है। लेकिन सवाल ये कि जो हिंदुस्तान के अंदर तमाम स्टेट्स में इस तरह की चीजें हो रही हैं कि जहाँ पर मुसलमानों को बिल्कुल बैन कर दिया गया है। आप बीजेपी को खुद देख लीजिए, मुस्लिम से नफरत करती है। कहाँ बैन किया गया है? कौन समर्थन करता है? मैम नोएडा के अंदर सेक्टर 50, सेक्टर 52, सेक्टर 144, सेक्टर 143 कितनी घटनाएं मैंने आपकी न्यूज पे देखी है, आज तक पे देखी है, जी न्यूज पे। मुसलमानों को मतलब रेंट पर भी घर नहीं देते हैं। हालांकि महाराष्ट्र में जो हुआ है मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूँ, क्योंकि हमारा देश सेक्युलर मुल्क है। जी मैं नोएडा में ही रहती हूँ, मेरी सोसाइटी में कई मुस्लिम परिवार रहते हैं, मेरे कई साथी हैं मुस्लिम, बड़े आराम से रहते हैं। मुझे लगता है कि अगर कोई इस तरह से कोई अगर बदमाशी करने वाले या फिर इस तरह की प्रोफाइल होगी, उनसे लोग हमेशा बचते हैं। जो बिल्कुल जो बिना किसी सीन क्रिएट किए, बिना किसी परेशानी क्रिएट किए, जो लोगों के साथ में सामंजस्य बनाकर रखने वाले हैं, बिना किसी नफरत की भावना के साथ में, वो सब आराम से रहते हैं। यस आई टोटली एग्री विद यू। लेकिन मैं बता रहा हूँ, आप कहीं मत जाइए। 2019 देख लीजिए, जामिया यूनिवर्सिटी के अंदर सिर्फ किस लिए पुलिस अंदर घुसी हॉस्टल के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर, क्योंकि उनको मुस्लिम चेहरा नजर आ रहा था। तो मैडम बहुत से ऐसे उदाहरण है। अभी आप देख लीजिए कि पूरे हिंदुस्तान में ये जो महाराष्ट्र में हो रहा है, मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूँ, उसके समर्थन में नहीं हूँ, क्योंकि मैं ये समझता हूँ भारत सभी मजहब के लोगों का है। भारत उनका भी है जो मजहब को मानते हैं, भारत उनका भी है जो मजहब को नहीं मानते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब हिंदू सोसाइटी में इस तरह की चीजें होती है तो फिर इस पर डिबेट क्यों नहीं होती है, इस पर चर्चा क्यों नहीं होती है? महाराष्ट्र में जो हो रहा है मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूँ। और सवाल आपने कहा कि जो हलाल और वो जो झटका, मैम एक चीज बताइए, गिरिराज सिंह जी कहाँ से सांसद है? बेगूसराय से। उनको लोगों ने वोट क्यों दिया था? क्योंकि 2014 में जब बीजेपी आई थी तो उनका ये मैनिफेस्टो था कि हम हर साल युवाओं को 2 करोड़ नौकरी देंगे, महिलाओं को सुरक्षा देंगे, है ना? क्या दिया मैम? क्या मिला पिछले 11 साल में? आज देखिए यूथ पूरे इंडिया के अंदर किसी भी राज्य में चले जाइए, पेपर देखते हैं तो पेपर लीक हो जाता है। हम यूथ स्टूडेंट अगर प्रदर्शन करते हैं, बड़ी गंभीर समस्या है रमीज रजा जी। आप इस टॉपिक को डाइवर्ट नहीं कर सकते ना इस तरह से। नहीं, मैं जाती है एक तरफ अगर हम सेक्युलर भावना की बात करते हैं, हिंदुस्तान में संविधान की बात होती है, ये इस तरह से अगर टाउनशिप की बात होती है तो संविधान को चुनौती है। मैंने क्या कहा कि जो महाराष्ट्र में हुआ उसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ। भारत में सभी को रहने का अधिकार है, किसी भी मजहब का हो,
सिर्फ एक मजहब की बात नहीं कर रहा, मैं उसकी भी बात कर रहा हूँ जिसका कोई मजहब नहीं है। लेकिन मेरा सवाल ये, पिछले 11 साल में इस तरह की जो चीजें सामने आई हमारे और आपके पूरे देश के, जहां पर मुसलमानों को मारा गया, घुसने नहीं दी गया, रेंट पर घर नहीं दिया गया, परचेज करना तो छोड़ दीजिए, उस पर भी डिबेट कीजिए। मैं तो इसकी कड़ी निंदा कर रहा हूँ, लेकिन आप उनकी भी निंदा कीजिए। और यहाँ पर जो है बीजेपी, कांग्रेस और जो तमाम लोग जो पैनलिस्ट बैठे हैं, इनको भी निंदा करनी चाहिए। मैं तो उसकी बिल्कुल आपके सामने लाइव निंदा कर रहा हूँ, और मैं तो इस चीज को मानता ही नहीं हूँ मैम। लेकिन आप जिन बातों का उदाहरण दे रहे हैं, मुझे लगता है वो शायद एक दो इस तरह से कुछ अपवाद होंगे, लेकिन मुझे इस तरह से ऐसा कोई टकराव ऐसा नजर नहीं आया। क्योंकि मैं बता रही हूँ, आप नोएडा की किसी सोसाइटी में चले जाइए, आपको मिल जाएंगे। ऐसे तो बैचलर्स को लेकर कहा जाता है कि भाई हम बैचलर्स को घर नहीं देंगे, तो क्या बैचलर्स को एक अलग सोसाइटी, टाउनशिप बना देनी चाहिए? मैम, इस देश में इतनी नफरत हो गई है, कश्मीरियों को घर नहीं देते हैं। पहलगाम हुआ, किसने किया? पाकिस्तान ने किया। लेकिन नफरत किनसे की गई? कश्मीरियों से की गई। उनको मारा गया फरीदाबाद के अंदर से। रमीज रजा जी, ना ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कई ऐसी तस्वीरें खुद सामने आई। ना ये नफरत वाली बात नहीं चलेगी। जब पहलगाम में हुआ, देखिए पहलगाम में जो हुआ, पहलगाम में वहां से जरूर जो आतंकी आए थे पाकिस्तान से, उन्होंने लोगों का धर्म पूछकर मारा। और जो लोग प्रताड़ित थे, जिन्होंने अपनों को खोया, जिन्होंने अपना सिंदूर खोया, जिन्होंने अपने पति को खोया, उन्होंने ये बात कही कि वहां के लोगों ने मदद की, वहां के लोगों ने मदद की। आप कैसी बात करें पहलगाम घटना को लेकर? हाँ, कश्मीर के पलायन की बात अगर आप बोलते मैं मानती, क्योंकि वहां पर लोगों के मन का वो दर्द था, वो तकलीफ थी। पहलगाम हमले को लेकर इस तरह से भ्रांति नहीं चलेगी। पाकिस्तान की बहन का सूफिया जनरल कुरैशी को आपने उस पर कितने डिबेट किए, कितने लोगों को जोड़ा, कितने लोगों ने निंदा की? बीजेपी ने उनको बाहर किया, पार्टी से नहीं किया ना। तो यही तो हम बताना चाह रहे हैं कि हमारे नाम से, हमारी टोपी से, हमारी दाढ़ी से इस देश में कितने लोग नफरत करते हैं, कितनी पार्टीज नफरत करती हैं, उस पर भी कभी एक आप डिबेट रखिए तो मैं आऊंगा आपके साथ। अरुण कृष्ण जी, आखिर क्या कहेंगे? जिस तरह से अभी रमीज रजा कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर तो अब एक अलग स्थिति बनाने की कोशिश की जाती है, हालांकि वो निंदा कर रहे हैं, लेकिन इस तरह की परिस्थिति बनी क्यों? क्या अब हिंदुस्तान में ही अब ऐसे टाउनशिप या कॉलोनीज के माध्यम से, धर्म के आधार पर कॉलोनीज के माध्यम से एक बार फिर से बंटवारे की तस्वीर की बनती नजर आती है? क्या कोशिश की जा रही है, साजिश रची जा रही है? देवी जी, चैनल पे बुलाने के लिए नैना यादव जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और इस लैंड जिहाद के मुद्दे को उठाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये विक्टिम कार्ड जो इन्होंने खेला है ना, विक्टिम कार्ड, ये विक्टिम कार्ड इनके पास हमेशा रहता है। कभी इन्होंने ये जानने की कोशिश नहीं करी कि आज इस्लाम से पूरी दुनिया नफरत क्यों करती है। इंग्लैंड में ग्रूमिंग गैंग नाम का एक गैंग चलता है, जो इंग्लैंड की छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार करते हैं, उनको ग्रूम करके, उनको रेप करके उनका मर्डर करते हैं। ये इस्लामी करते हैं। 18% से अधिक अपराध मात्र 2% की जनसंख्या वहां की करती है, वो इस्लामिक है। ये यहां पर विक्टिम कार्ड जो खेल रहे हैं, इनसे पूछो कि भाई आपके अंदर ऐसा क्या है कि पूरी दुनिया उससे नफरत करती है, इनसे नफरत करती है। उसका कारण आपको बताता हूं। पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया 1940 में डॉक्टर अंबेडकर साहब ने पुस्तक लिखी। उस पुस्तक में डॉक्टर अंबेडकर ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में लिखा कि मुसलमान कभी भी गैर मुस्लिम राष्ट्र का, गैर मुस्लिम पीएम का, गैर मुस्लिम विचारधारा के साथ कभी मुसलमान एडजस्ट नहीं कर सकता। और जब बात आती है भाईचारा की, ये मैं नहीं कह रहा, ये डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, जिसको ये बड़ी मीम और रीम की बड़ी नौटंकियां करते हैं उसके ऊपर। और उन्होंने कहा कि जहां पर भाईचारा शब्द आता है, तो ये भाईचारा केवल मुसलमान का मुसलमान से है, उसमें किसी गैर धर्म की कोई जगह नहीं है। इसलिए ये सुनिश्चित करे पार्टीशन के समय कि कोई भी मुसलमान इस देश में ना रह जाए, और ना ही कोई हिंदू पाकिस्तान में छूटे, अन्यथा वो प्रताड़ित होंगे। और उसका परिणाम 20 लाख हिंदू और सिख काटे गए पार्टीशन के टाइम पे। तब तो बीजेपी नहीं थी ना, मोपला कांड में तो बीजेपी नहीं थी ना, मुजफ्फरनगर दंगों में तो बीजेपी नहीं थी ना, कश्मीरियों को मारा गया तब तो बीजेपी नहीं थी ना। ये इस्लाम जो है, इनके कुरान में स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है, स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि मूर्ति पूजक, यानी कि नैना यादव, अरुण कृष्णा और ये शिवानंद जी, हम तीनों मूर्ति पूजक हैं। मूर्ति पूजक जो होगा, कुरान के अनुसार वो मूर्ति पूजक और मूर्ति जिसकी पूजा की जाएगी, दोनों जहन्नुम में जाएंगे। अगर इन व्यक्ति में साहस है, मोहम्मद जो भी नाम इनका, तो ये बता दें कुरान में
काफिरों के लिए, मूर्ति पूजकों के लिए क्या दंड लिखा हुआ है, और विशेषता उन लोगों के लिए जैसे हम अल्लाह के एग्जिस्टेंस को नहीं मानते, हम अल्लाह को नहीं मानते, तो जो अल्लाह को नहीं मानता उसके लिए कुरान में क्या लिखा हुआ, अगर इनमें साहस है तो खुल के बता दे। ये विक्टिम कार्ड खेलने का तुम्हारा शो पुराने हो गया है, अब ये विक्टिम कार्ड पूरी दुनिया में कोई नहीं सुन रहा है इसको। और रमेश जी, दूसरी बात, एक बात कह के अपना अंत करूंगा अपनी डिबेट को। जी जी, ये देश धर्मनिरपेक्ष नहीं था। निरपेक्ष का मतलब होता है निरपेक्ष, यानी कि ऐसा राष्ट्र जिसका कोई धर्म ना हो। इससे बड़ी गद्दारी उस वक्त की सरकार ने नहीं की कि ये सनातन धर्म का देश था, इसको कह दिया कि एक ऐसा राष्ट्र जो निरपेक्ष है, यानी कि इसका कोई धर्म नहीं है, इसका धर्म है सनातन वैदिक धर्म। एक तरफ तो पाकिस्तान बना दिया इस्लामिक राष्ट्र, और इसको कह दिया कि इस देश का कोई धर्म नहीं है, इस देश का धर्म है, और इस देश का धर्म हम इन गद्दारों को जो मस्जिदों से 50, हालांकि उस समय तो परिस्थिति यही थी, और क्योंकि ये तय किया गया कि जो लोग यहाँ पर रहना चाहते हैं, जो लोग धर्म के नाम पर पाकिस्तान जाना चाहते हैं वो जाएं, लेकिन जो लोग यहाँ रहना चाहते हैं, और यही वजह है कि हिंदुस्तान की खूबसूरती है, यहाँ पर सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, यहाँ पर मुस्लिम भी हैं और हिंदू भी हैं, और तमाम अलग अलग समुदाय जो हैं उनका एक अलग तस्वीर बनती हुई नजर आती है। इसीलिए इसका उत्तर पटेल साहब ने दिया। पटेल साहब ने कहा उस कालखंड में कि 97% मुस्लिम पाकिस्तान के बनने के पक्ष में थे। 97%, 3% केवल वो थे जिनकी बड़ी संपत्ति या जो भी था वो जाना नहीं चाहते थे, जो भी कारण थे। 97% मुस्लिम थे पाकिस्तान बनने के फेवर में। तो अचानक इनका क्या हृदय परिवर्तन हुआ, ऐसा क्या रातों रात हुआ, ये मैं नहीं कह रहा, ये पटेल साहब के शब्द हैं। ऐसा रातों रात क्या इनका हृदय परिवर्तन हुआ कि यहां टिक गए? अरे यहां टिके क्योंकि इनकी प्रोफेसी, इनके प्रॉफिट ने इस भारत को गजवाए हिंद का नाम दिया। नहीं, ये विवादित है, अमेरिका नहीं, ये विवादित है। मुझे लगता है कि आजादी में सबकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। जितनी सिख भाइयों की रही, हिंदू भाइयों की रही, उतनी ही ज्यादा इस्लामिक भाइयों की रही। मुझे लगता है कि जी नैना जी 2/3 भूमि ले चुके हैं ये, 2/3 भूमि नहीं, लेकिन आप कुछ लोगों की वजह से बाकी सबको लेकर नहीं एक परसेप्शन क्रिएट कर सकते ना रमीज रजा। देखिए, आपने कहा कि सबको एक तरीके से क्यों देखा जाता है, आपने सुना यहाँ पर आखिर अरुण कृष्ण जी आखिर क्यों उनके मन में ये विचार बताइएगा। फिर मैं शिवानंद जी और भूपेंद्र जी का रुख करूंगी। मैं एक मिनट अपनी बात रखूंगा। पहली चीज तो ये जो आपने महाराष्ट्र का जो मुद्दा छेड़ा, मैंने उसकी निंदा की। दूसरी चीज, मैंने कई एग्जांपल दिए कि इन जगहों पर भी आज भी मुसलमानों से नफरत होती है। तीसरी बात, ये जो कौन सी गुरु जी है, आचार्य जी हैं, ये पता नहीं कहाँ की बात कर रहे हैं। मुझे इनका ज्ञान सुनकर तो हंसी आ रही है। और फिर ये इस्लाम की बात चले गए। मैं इनसे पूछता हूँ, क्या सनातन धर्म इतना मजबूत है कि एक यादव को और एक दलित को क्या कथा पढ़ने की आपके हिंदुस्तान में इजाजत है? पूछिए। ये तो पेशाब करते हैं दलितों के ऊपर, यादवों के ऊपर। अभी पूछिए क्या हुआ इटावा में, इनकी आवाज नहीं खुली थी, जाकर कमरे के अंदर छुप गए थे ये लोग। रमीज रजा जी, फिर उन लोगों के ऊपर एक्शन भी हुआ, उन लोगों पर एक्शन भी हुआ। इन्होंने मजहब को टारगेट किया। तो मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि सनातन धर्म किसी भी भारत के अंदर किसी भी राज्य में किसी भी दलित को, किसी भी यादव को कथा पढ़ने की इजाजत देता है, हाँ या ना? इनसे पूछिए। अरुण कृष्ण जी प्लीज 10 सेकंड में जवाब दीजिएगा, फिर मैं शिवानंद जी का रुख कर रही हूँ। जी, अरे तुम सियाओं की मस्जिदों में बम फोड़ते, तुम हमारे बीच में फूट, ये फूट मियाँ जी, आपकी ये जो फूट की जो प्लानिंग है ना, चलने वाली नहीं है। अब सनातन हिंदू धर्म के लोग जाग गए हैं। ठीक है। लेकिन शिवानंद जी आपकी तरफ रुख करते हुए सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि कहा जाता है कि खासतौर से परमिशन ली गई, नहीं ली गई, किस आधार पर परमिशन ली गई, किस आधार पर परमिशन महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से दी गई। जब ये पूरा एडवर्टीजमेंट सामने आया तो एनएचआरसी ने बाकायदा उसको लेकर मामला संज्ञान में लिया है। तो जाहिर सी बात है, परमिशन धर्म के आधार पर, किसी कम्युनिटी के आधार पर ये कहा जाए कि इस तरह की टाउनशिप बनाने को लेकर तो नहीं ली गई होगी। तो ये किस तरह की साजिश है सर? अरुण जी ने तो इसे लैंड जिहाद नाम दे दिया है कि ये लैंड जिहाद का एक जीता जागता उदाहरण है। नहीं, क्वेश्चन आवाज ठीक से नहीं आ रही, दोबारा बताइए नैना जी। शिवानंद जी, आपको मेरी आवाज आ रही है क्लियर? अभी आ रहे, बताइए जी। अरुण कृष्ण जी जो हैं हिंदू धर्म गुरु, उन्होंने कहा ये तो सीधा लैंड जिहाद का एक सबसे बड़ा उदाहरण है
क्योंकि परमिशन जाहिर सी बात है कम्युनिटी की टाउनशिप बनाने के नाम पर तो नहीं ली गई होगी, क्योंकि अब खुद एनएचआरसी ने उन पर अब नोटिस जारी किया है। देखिए, गुड इवनिंग नैना जी और पूरा पैनलिस्ट को जी सर, नमस्कार जी। देखिए, ये जो राजनीति दिशाहीन करने का कहीं ना कहीं मुद्दा ढूंढना, आदरणीय देश के प्रधान नरेंद्र मोदी जी और पूरा उनका 40 पार्टी लेके चल रहे हैं, उनका ये मुद्दा ही है। मैं भी एक हिंदू हूँ, हिंदू के नाम पे ये लोग राजनीति कर रहे हैं। कोई हिंदू का कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, ये कोई बीजेपी आरएसएस का नहीं है। टाउन प्लानिंग कभी भी प्लान पास करते हैं, कोई धर्म के नाम पे कभी भी प्लान पास नहीं होता है। कोई भी कहीं भी रह सकते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान में जो आर्टिकल 21 में क्लियर कट लिखा है कि कोई भी किधर भी कोई भी सोसाइटी में रह सकते हैं आप लोग, वहाँ अपने अपने तो विचारधारा। ये जो टाउनशिप बनाने की जो साजिश है, ये तो संविधान की सेक्युलर भावना को सीधे सीधे चुनौती देने वाली बात है। उस भावना के खिलाफ हो गई फिर तो। देखिए, संविधान के हिसाब से देखिए, इसके पहले भी ये बीजेपी आरएसएस को गाय काटने वाले से चंदा लेने का आदत है। बीफ का भी ब्रांड एम्बेसडर गिरिजा सिंह शंकर जी बन गए। अभी वो बोल रहे झटका मटन खा लो, कल बोलेगा कि गाय खा लो। तो गाय का चंदा तो लेके बैठ गए 2014 से लेके 2025 तक। 2024 में 750 करोड़ रुपए गाय काटने वाले से चंदा लिया ये लोग। हिंदू बिंदु कोई नहीं है, हिंदू का कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं है। हम भी हिंदू है, हम भी ब्राह्मण है। इसका मतलब ये नहीं कि दुकानदारी बहुत दिन नहीं चलेगा। सिर्फ धर्म के नाम पे हिंदू मुस्लिम करना, भारत पाकिस्तान करना, मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढना, यही तो काम है। इसमें ज्यादा आखिर आप ही के महाराष्ट्र में कौन साजिश रच रहा है, ये बता दीजिए ना। फिर इस टाउनशिप को सिर्फ ऐसा इस पूरी टाउनशिप को ऐसे बनाने का, इसको प्रमोट करने का कि यहाँ पर आप हलाल भी कर सकते हैं, यहाँ पर आप सुरक्षित हैं, मुस्लिमों के अलावा यहाँ पर किसी और कोई स्थान नहीं है। देखिए नैना जी, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस आदरणीय मुख्यमंत्री साहब है, होम मिनिस्टर उनके पास है। वो लीगल कानून एक्शन लीजिए। किस तरह इस मिसयूज होता है तो ये गलत है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की संविधान में क्या लिखा है, एक्शन लीजिए। ये पूरा जिम्मेदारी देवेंद्र फडणवीस जी होम मिनिस्टर के पास है। कायदा कानून क्या, लॉ एंड ऑर्डर क्या कर रहे हैं। और जिस तरह से उन्होंने कोई भी संविधान में ऐसा कोई भी हलाल हो या दलाल हो या एजेंट हो, ये बीजेपी जब से वोट चोरी करके सरकार बनाया, इनका कोई दिमाग में मत लीजिए। कोई कुछ नहीं होने वाला। अपने राय से आप रह सकते हैं, खा सकते हैं। और अगर ऐसा कुछ गलत किधर भी हो रहा है तो देवेंद्र फडणवीस जी एक्शन लीजिए। कायदा कानून तो है, लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से कानून लीजिए। और यहाँ बैठ के मैं कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के अगेंस्ट में कभी भी बात नहीं करूंगा। हम भाईचारा से रहना चाहते हैं। हम कभी भी शिवानंद जी, बात तो यही है कि हिंदुस्तान हिंदू मुस्लिम भाई भाई की बात कहता है। हिंदुस्तान में यहाँ पर हिंदू एकता की, मुस्लिम एकता की बात होती है, यही मिसालें दी जाती हैं। फिर इस तरह से एक अलग टाउनशिप बनाने की, नेशन विद इन द नेशन वाली थ्योरी क्रिएट करने की, आखिर ये किसकी साजिश है, क्यों जरूरत है? देखिए नैना जी देखो, इसमें आदरणीय चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे जी, उनके पास ये टाउनशिप का प्लानिंग पास करना, नगर विकास खाते उनके पास है। टाउन प्लानिंग वो जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी लेके उनसे इंक्वायरी होना चाहिए। उनको कानून के हिसाब से एक्शन होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ऐसे बिल्डर पे बैन कर दीजिए। कोई भी ऐसा कानून हाथ में नहीं ले सकते और कोई भी टाउनशिप के नाम पे अपना मक्तेदारी दुकानदारी चालू नहीं कर सकते। भूपेंद्र यादव जी, शिवानंद जी कह रहे हैं भाई ये आखिर परमिशन तो वहां की गवर्नमेंट की तरफ से दी गई। जाहिर सी बात है बिना गवर्नमेंट के परमिशन के कोई टाउनशिप क्रिएट नहीं हो सकती, कोई मैप जो है वो पास नहीं हो सकता। बड़ी बात, बड़े आरोप लगा रहे हैं। सर प्लीज अपना ऑडियो अनम्यूट कर दीजिएगा। सबसे पहले तो नैना जी, मैं आपको नमस्कार, आपके जो है ना पैनलिस्ट भाइयों को नमस्कार और पूरे देश की जनता को नमस्कार करता हूं। जी सर। नैना यादव जी, मैं आपको बता दूं कि शिवानंद भाई जो है, इनका पूरा जितना जो इनका आला रखा थे, आला कमान, ये सेकुलरिज्म की जो है ना
धर्रा पर जो है ना चल करके 65 साल इस देश को जो है ना सेक्युलरिज्म के नाम पर ऐसे ऐसे बैड एलिमेंट्स को फलने फूलने दिया। और इन्हीं का आज जो है ना जो बोया हुआ बीज है इस देश के अंदर में, यह मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि जिस प्रकार 1946 में जिन्ना ने कहा था कि बटके रहेगा हिंदुस्तान, लड़के लेंगे पाकिस्तान, ये नारा दिया था, तो ये नेहरू जी ने ये मिल बैठ करके देश तो बांट दिए, सारी संपत्ति भी दे दी, उसके बाद सारी धन ले लिए ये, और इसमें जो है ना ये लोग रह भी गए। तो ये लोग उसका नाम जो है ना ये सेक्युलरिज्म के नाम दिए कि भाई जो रह गया सो रह गया, जो चला गया सो चला गया। लेकिन शिवानंद जी, ये जो पॉकेट में आप लेके चलते हैं, संविधान को आप लोग पॉकेट में रखने वाले लोग हैं, 65 साल तो पॉकेट में रखे, अब टीवी चैनल से दिखाते हैं किसको। ये सब जनता बहुत जागरूक हो गई है। आप बहुत पॉकेट मारी किए हैं संविधान में, हमारे राम और कृष्ण को फोटो को हटा दिए, हमारी स्वामी विवेकानंद को फोटो को हटा दिए। वो फोटो हुआ दिखाइए थोड़ा चैनल के माध्यम से, है आप सेक्युलरिज्म की बात करते हैं। और रही बात इस सोसाइटी का अनुमति का, तो नैना यादव जी मैं आपको बता दूं जी सर, कि कोई भी सरकार के यहाँ या उनका जो PRDA होता है, जैसे हमारे यहाँ पटना के अंदर में, उसी प्रकार वहाँ मुंबई में होगा। वो जब कोई भी रेगुलेशन या प्रोजेक्ट लेकर के जाते हैं तो वो ऐसा नहीं उसमें लिखते हैं कि हम इसमें सिर्फ मुसलमान भाई को सोसाइटी बनाएंगे, उसमें ऐसा कुछ तो होता नहीं है। तो भाई परमिशन यदि मेरी गवर्नमेंट दे दी और उसमें बनने के बाद इन लोगों ने इस तरह का व्यवस्था काम कर रहे हैं, तो यह देश के लिए दुर्भाग्य है, ये गलत है, इस पर एक्शन होनी चाहिए। और ये जो है सभी लोगों के लिए इस तरह की बात होनी चाहिए कि भाई कोई किसी के कॉलोनी में जा सकता है, कोई कहीं रह सकता है, ये सबकी आजादी है। और ये जो मौलाना भाई बोल रहे हैं, सुनिए, इधर देख करके बात करिए। आप जो बोल रहे थे कि जादवपुर पे साहब जानते हैं मुड़ी काट लेता है जादव, अब क्या बोल गए हैं जी? जादव मार्शल कम्युनिटी का था और है। हम लोग मार्शल देश के घोड़ा बनने वाले लोग नहीं है, ये सेक्युलरिज्म की बात करने वाले लोग नहीं। लेकिन भूपेंद्र जी, रमीज राजा जी ये कह रहे थे कि हमें तो ये बात बताई जा रही है, वो इटावा वाले कांड को याद दिला रहे थे एक बार फिर से। ये इटावा में ये जो है, सुन लीजिए, हमारे देश के अंदर में अभी अखिलेश यादव जी पढ़े लिखे यदुवंश, राहुल गांधी जी पढ़े लिखे मुसलमान और हिंदू दोनों मिक्सचर है वो, और बिहार में लालू प्रसाद जी वो भी जो है ना ये ताजिया पूजते हैं। ये लोग ताजिया पूजा था जिस दिन, नैना जी मैं बता दूं, यही बिहार की धरती में मोतिहारी में। शिवानंद जी आपकी किसी बात पे कुछ रिएक्ट कर रहे हैं जी। दो नौजवानों को मुड़ी काट लिया जदुवंश को, आ रही है रमीज राजा जी, आ रही है कुछ नहीं बोले जी। ये है दुर्भाग्य इस देश का। ये लोग सेक्युलरिज्म की बात करके पूरे देश में इन लोगों को इतना न बढ़ावा दे दिया है जिसका कोई जवाब नहीं है। और ये लोग पूरा देखिए, आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल जी। हाँ मैम, 30 सेकंड। तो मैं जो आचार्य जी ने जो बात छेड़ी थी, क्योंकि आज जो टॉपिक था वो सोसाइटी को लेकर था, लेकिन आचार्य जी पता नहीं कहाँ 47 में चले गए। मैं पूछता हूँ आचार्य जी से, जब देश आजाद हुआ था तो हम हमारे तो बड़ों ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे उलमाए किराम ने इस देश के लिए शहादत दी, कुर्बानी दी, जो कि आप पूरे किताबों में भी देख सकते हैं, किसी से पूछ भी सकते हैं। लेकिन आप बताइए कि किसी भी एक RSS का आदमी जिसने आजादी में अपना जो है शहीद हुआ हो, जब उसका कहीं नाम हो, एक चीज। दूसरी चीज जो सर ने कहा कि पूरे देश में सभी मजहब के लोगों को सभी सोसाइटी में रहने की आजादी है, मैं भी उससे एग्री करता हूं। लेकिन सवाल ये है, रमीज रजा जी, शहादत की अगर बात होती है तो शहादत का इतिहास बहुत लंबा है, और शहादत का इतिहास मुझे लगता है उनके नाम होते खत्म हो जाएंगे। क्योंकि टॉपिक सोसाइटी पर था, ये आजादी पर चले गए, तो मैं इनको बताना चाह रहा हूं कि शहादत के बारे में तो क्या कहा जाए। शहादत तो हिंदुस्तान ऐसा लगता है कि हमेशा देता ही रहा है। अंग्रेजों के बाद में मुगलों का समय देखा, पाकिस्तान के साथ में जब जिस तरह से विवाद हुआ, जब अलग हुआ, आजादी का वक्त था, और तब से लेकर अभी तक पाकिस्तान की करतूतों के बाद में हिंदुस्तान शहादत देता रहा है। मैम टॉपिक सोसाइटी पर था, लेकिन आचार्य जी पता नहीं आजादी को लेकर चले गए। तो मैं आचार्य जी से पूछना चाहता हूँ, हालांकि वो मैं उस टॉपिक को खत्म कर रहा हूँ, लेकिन मेरा सवाल ये कि इस देश में अगर मुसलमान कोई सोसाइटी बना रहा है तो उसकी परमिशन किसने दी? सरकार किसकी है? महाराष्ट्र में बीजेपी की है,
शिवसेना की है, एनसीपी के, तो इन लोगों से पूछिए रमीज आप। वही बात तो मैं भूपेंद्र जी से पूछ रही थी, लेकिन ये वाला तो वो कॉन्सेप्ट हो गया नेशन विद इन द नेशन, जो बार बार अब आप कहेंगे गजवाए हिंद वाला कॉन्सेप्ट, आखिर कौन उसे नहीं, यहाँ नहीं। पर यथार्थ करने की देखिए, कोशिश कर रहा है? देखिए मैम, असल में है क्या, इस देश में जब से बीजेपी आई है, जब से बीजेपी कांग्रेस पर अटैक कर रही है, कांग्रेस बीजेपी अटैक कर रही है, और इस मुल्क में यूथ को मिल के रहा है, पुलिस की लाठी मिल रही है, जेल मिल रही है, बेरोजगारी मिल रही है, महिलाओं को क्या मिल रहा है, बलात्कारी मिल रही है, कोई किसी तरह की सुरक्षा नहीं है। तो हम तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में फंसकर रह गए हैं। हम हिंदुस्तानी को क्या मिल रहा है, मेरा सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता से भी है और बीजेपी के प्रवक्ता से भी है। आप एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं पिछले 11 साल से, लेकिन आपने यूथ को क्या दिया? यूथ को अगर आपने कुछ दिया है तो लॉलीपॉप दिया है, यूथ को अगर आपने कुछ दिया तो मायूसी दी है, यूथ को अगर आपने कुछ दिया है तो याद समझिए बिल्कुल उसको टूटा हिंदुस्तान दिया है आपने। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो तमाम बातें हैं। शिवानंद जी, शिवानंद, अच्छा भूपेंद्र जी से पहले जवाब ले लेती हूँ, आपकी बात पे रिएक्ट करें भूपेंद्र जी, फिर शिवानंद जी का रुख करियो। ये क्या बोल रहे हैं टीवी चैनल पर बैठ करके? क्या बात कर रहे हो यार कि उसको क्या मिला है बिहार देश को? अरे हमारा यूथ बहुत मजबूत है, ये 130 करोड़ सनातनियों का देश है, इस बात को दिमाग से मत निकालना। और इस तरह की जो बात कर रहे हो, एक पिछड़ा का बेटा आदरणीय नरेंद्र मोदी, जब से इस देश में सनातनी का बेटा प्रधानमंत्री बना है, तो तुम लोग जो बॉर्डर पार से घर में ले आके छिपा के रखते हो, ये सब बंद हो गया। नहीं भूपेंद्र जी, प्लीज तुम लोग भूपेंद्र नठा जी, जाओगे। सौहार्द वाली बात, गलत बात नहीं, गलत बात नहीं। देखिए नहीं, सबको ऐसा है, सबको ये सबको लोग एक छिपाते एक हैं। नजरिए से, एक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। ठीक है नैना यादव जी, ऐसा है, मैक्सिमम जो भी क्राइम हो रहा है दूसरे देशों से आ रहा है आतंकवादी, तो इन लोगों का ही हाथ होता है। क्यों होता है? अरे ये लोग करके क्या टारगेट कर रहे हैं भूपेंद्र जी? गलत दिशा में जा रहा है। शिवानंद जी कुछ कह रहे हैं, ये हम सौहार्द की बात कहते हैं और इसी को सौहार्द बिगाड़ने वाली बात हो जाती है। जी मैं शिवानंद सौहार्द जी, नहीं बिगाड़ना चाहता हूँ, लेकिन ये आदत ये लोग छोड़े। हम नहीं कहते हैं कि शिवानंद जी, जाओ। लाड़की बहन योजना पहली और है, तो आज भी मेक इन इंडिया पैकिंग हुआ, महाराष्ट्र का सब बिजनेस गुजरात जा रहे हैं। आज भी गुजराती लोगों के बिल्डिंग में महाराष्ट्रीय लोगों को फ्लैट नहीं मिलता है। इनका ही प्रशासन, जब से देवेंद्र फडणवीस जी चीफ मिनिस्टर बने, तब से ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चालू हो गया है। हिंदू बोल के हिंदू का कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं है। और अब आप नरेंद्र देखिए, आप मोदी कह और रहे हैं देवेंद्र फडणवीस गुजराती जी लोगों दोनों को भी महाराष्ट्रियन को वोट चोरी फ्लैट नहीं करके मिलते, महाराष्ट्रियन वालों को गुजराती क्या नहीं मिलते, ये तो एक अलग ही सिचुएशन हो गई ना। तो यहाँ पर तो ये कहा गया कि गुजराती अलग टाउनशिप बनाएंगे, मुस्लिम अलग टाउनशिप बनाएंगे, मराठी अलग बनाएंगे, यादव अलग बनाएंगे, फिर वो सौहार्द वाली बात रह कहाँ गई? फिर तो जो मैं जिस थ्योरी की बात करी थी, नेशन विद इन द नेशन, ये तो नेशन, एक ही नेशन में जाने कितने नेशन क्रिएट करने की कोशिश है। नैना जी, ये कौन फूट डालो शासन करो कर रहे हैं सर? देखिए नैना जी, जब से बीजेपी आरएसएस वोट चोरी करके महाराष्ट्र में या सेंट्रल में नरेंद्र मोदी जी, महाराष्ट्र में देवेंद्र जी वोट चोरी करके बैठे, इनको कोई भी अधिकार नहीं है, कोई भी कानून हाथ में लेके कार्रवाई कीजिए। वोट चोरी करके, हमेशा वोट चोरी करके महाराष्ट्र में चीफ मिनिस्टर देवेंद्र जी बैठे, कोई उनको अधिकारी नहीं है। ये वोट चोरी सरकार है, वोट चोर गद्दी छोड़, महाराष्ट्र हो, नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह जी हो, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स मिसयूज करना, हिंदू मुस्लिम करना, मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढना, बिल्डिंग के परमिशन देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे जी के परमिशन से हुआ है। आप एक ही बात के पीछे पड़े रहते हैं, मुस्लिम के नीचे मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढना, इस तरह के कई तो आप कभी ये भी तो बोलिए कि वाकई में पिछले कुछ कई आक्रांताओं ने मंदिरों को तोड़ा और वहां पर मस्जिद या इस तरह की चीजें बनाई। नैना जी, एक बार भी नागपुर में दंगा नहीं हुआ था। जब से नरेंद्र मोदी जी देवेंद्र फडणवीस बने, नागपुर में 300 साल में पहली बार दंगे हुए उधर, और खुद देवेंद्र फडणवीस जी धमकी दे रहे थे, हम बुलडोजर चलाएंगे। मैं बोला कटेंगे तो बटेंगे, योगी का स्टाइल महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। छत्रपति शिवाजी महाराज, शाहू फुले आंबेडकर कर्मभूमि में सर्व समभाव, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम भाईचारा से रहना चाहते हैं, कभी भी हम अलग नहीं है। तो ये टाउनशिप का क्या उद्देश्य हो गया फिर तो शिवानंद जी? ये तो वही बात हो गई कि ये समाज से बाकी सारी चीजों से खुद को अलग करके, मैं सोशल मीडिया पर बात कर रही थी, सोशल मीडिया के पोस्ट पढ़ रही हूँ, लोग तो ये कह रहे हैं कि भाई देश के अंदर एक इस्लामिक अलग कंट्री, एक अलग सोसाइटी बनाने की कोशिश है, मिनी पाकिस्तान तक नाम दे दिया इसे। नैना जी देखिए, मंत्रालय जो है जहाँ देवेंद्र फडणवीस बैठते हैं, उसके छत पे
आज भी नमाज पढ़ने जाते हैं, कभी कभी मना नहीं किया है। लेकिन हिंदू मुस्लिम करना, ये बिल्डिंग में इस तरह से टाउनशिप परमिशन दिया, इलीगल तो नहीं है, लीगल तो है, कानून तो है। कार्रवाई क्या कर रहे देवेंद्र फडणवीस? होम मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी है और टाउन प्लानिंग मिनिस्टर ये तो अभी आपके हाथ में गेंद आ गई, आप इसीलिए वहां पर एक तरह से फेंकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये बात तो आप भी मानेंगे कि पिछले कुछ वक्त में हमेशा बढ़ावा इस तरह की चीजों के लिए हमेशा से देखने को मिला है। वोट बैंक की राजनीति होती रही और इसी तरह की कई सोसाइटीज हैं। ये तो चलिए, ये तो एक पूरे स्थायी तौर पर एक टाउनशिप क्रिएट करने की कोशिश की गई, लेकिन अस्थायी के तौर पर आप हर शहर में जाइए, सदर, करबला, ऐसे तमाम आपको मोहल्ले मिल जाएंगे। यहाँ पर बड़ी संख्या में कम्युनिटीज वहां पर रहती है, मुस्लिम आबादी रहती है, लेकिन वहां पर यह कभी नहीं कहा गया कि ये मुस्लिम आबादी है, यहाँ पर कोई और आके नहीं रहेगा। वहां पे सब लोग रहते हैं। सर नैना जी देखिए, जब से बीजेपी आरएसएस 40 पार्टी लेके चल रहे, वोट चोरी करके, वैसा ही टाउन प्लानिंग में ये लोग छोटा सा कुछ बात है तो कार्रवाई कीजिए ना। लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ में है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान क्या कहते हैं? आर्टिकल 21 में तो क्लियर कट है, कोई भी कहीं भी रह सकते हैं। आप लोग इस तरह से। और दूसरी बात, अभी नया एक ब्रांड एम्बेसडर, मैं चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार बीजेपी प्रवक्ता बने थे, अभी मटन चिकन का ब्रांड एम्बेसडर गिरिजा सिंह मिनिस्टर साहब बने। तो ये हिंदू गाय काटने वाले से चंदा लेते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं, और हिंदू कोई इनका कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, लेकिन गाय काटने वाले से चंदा। जब से नरेंद्र मोदी जी 2014 से 2025 तक अरुण जी का रुख करें। भूपेन जी, एक तरफ अभी आप एक अलग बात कह रहे थे, लेकिन शिवानंद जी भी बड़ी बात कह रहे हैं। अभी हाल ही में गिरिराज सिंह जी का तो ये बयान भी आया है, हलाल झटके मीट को लेकर उनकी तरफ से बात कही गई है। देखिए ऐसा है, उन्होंने सही बात है कि हम लोग का हिंदू में भी तो भाई मटन खाने वाले लोग, हम शिवानंद भाई ये लोग खाते हैं, इनको कहाँ हम अलग रख रहे हैं? इनको तो हम रखने ना करेंगे उसके लिए हमें। ये पूरे देश के अंदर में मटन क्या हिंदू नहीं खाते हैं? खाते हैं। तो भाई झटका और हलाल जो है ना, हालांकि शुद्ध तो वही होता है। तो कहने का मतलब है कि उन लोगों के लिए जो खाते हैं, हम लोग तो नहीं खाते हैं, जो खाते हैं उनके लिए। लेकिन रही बात ये जो बोल रहे हैं कि सोसाइटी का परमिशन मिला, सबको सभी जगह रहने का अधिकार है, बात सही है। हमारे बाबा साहब ने संविधान में ऐसा परमिशन दिया है और यह देश में जो है ना सबको सब जगह रहने का अधिकार है। लेकिन नैना जी, मैं आपको बता दूं कि जैसे इन लोगों के बीच में अब जब जाइएगा तो एक आदमी 10 आदमी नहीं रह सकता। ये लोग वहां से भगा देते हैं, लेकिन जैसे हम लोगों के बीच में ये लोग रहता है तो वहां सौहार्द की बात करता है। दुर्भाग्य इस बात का है, इस देश के अंदर में बहुसंख्यक के लोग जहां रहते हैं वहां हिंदू भाइयों को ये लोग प्रताड़ित करते हैं। लेकिन वही जब ये लोग हम लोगों के बीच में होते हैं तो हम लोग के यहाँ करके जो है ना सौहार्द की बात करते हैं। ये वर्ल्ड पॉलिसी गलत है। इन लोगों को भी चाहिए सुधार करना, सौहार्द बनाना है। तो ताली एक हाथ से नहीं बजती है। ये देश सबका है। हम लोग कभी नहीं कहे हैं कि देश 140 करोड़। ठीक है, लेकिन अरुण कृष्ण जी, जब बात इस तरह की टाउनशिप की आती है, अरुण कृष्ण जी से सवाल पूछना है, फिर रमीज राजा जी मैं आपका रुख करी। अच्छा, पहले आप रिएक्ट कर दीजिए, फिर 20 सेकंड का रिएक्शन, फिर मैं जा रही हूँ अरुण कृष्ण जी के पास। रमीज राजा। मैं भूपेन जी से कहना चाहूंगा। भूपेन जी ने कहा कि हम हमारी सोसाइटी में जब जाते हैं तो हम इनको मना कर देते हैं। मैं आपको अपनी सोसाइटी के लिए दावत दे रहा हूँ, आप आइए, रहिए और मेरे साथ खाना भी खाइए, लेकिन शर्त ये कि बस आप हिंदू मुस्लिम मत कीजिए। मैं हिंदुस्तान के 100 करोड़ हिंदुओं को अपना भाई मानता हूँ, लेकिन क्या आप 20 करोड़ 22 करोड़ जो भारत के मुसलमान हैं, आप उनको अपना भाई मानते हैं? एक चीज। दूसरी चीज आपने कही कि नहीं, लोग गिरिराज सिंह जी कहते हैं कि मटन खाना चाहिए, ये खाना चाहिए। सर एक चीज बताइए, खाना चाहिए, हम कौन रोक रहे हैं? आज आप मटन की बात कर रहे हैं, कल वो कहेंगे कि गाय खाना चाहिए, तो फिर आप गाय को भी जो है जमीन पे इंप्लीमेंट कर देंगे। तो कम से कम आप देश के युवा को दे क्या रहे हैं? मेरा सवाल तो यही है कि आपने तो हिंदू मुस्लिम गाय मटन झटका हलाल इसमें फंसा के रख दिया। आप ये बताइए, पिछले 11 साल से भारत में आपने युवाओं को रोजगार कितना दिया, आपने महिलाओं को सुरक्षा कितनी दी? इन पर भी तो बात कीजिए। युवाओं को पूरे देश में पुलिस झंडे मार रही है। कृष्ण जी, ये नफरत की राजनीति का एक तरीका है क्या? क्या ये नफरत फैलाने का एक तरीका है? ये बात तो जो भी यहाँ गाय का मीट बोल रहा है, अपनी जीभा पर नियंत्रण रखें। हम यहाँ चैनल पे बैठ के ये निम्नतम स्तर की बात सुनेंगे नहीं। हम गाय का मीट क्या होता है? अपनी जीभा पर नियंत्रण रखें, पहली बात। तो दूसरी बात, इन्होंने भी एक बात बोली रमीज राजा ने कि कश्मीरियों को कोई ब्लड नहीं देता।
जब 26 लोगों को उनकी पैंटें उतार उतार के कलमा पढ़ा पढ़ा के मारा गया, जब एनआईए ने जांच करी तो सैकड़ों कश्मीरी मुसलमानों को पकड़ा गया, क्योंकि वो लोग उनको एस्कॉर्ट कर रहे थे। पूरी आतंकवादी गतिविधियों में वहां के लोकल शामिल थे। और अभी नहीं, शुरुआती दौर से जितने कश्मीरी मुसलमान हैं, क्या कश्मीर में हिंदुओं का जेनोसाइड नहीं हुआ? कश्मीर में हिंदुओं को मार के नहीं भगाया गया? ये जो विक्टिम कार्ड खेलते ना, विक्टिम कार्ड इनका अब चलने वाला नहीं। दूसरी बात, मैं भारत सरकार से मांग करता हूं नैना यादव जी, आपके चैनल के माध्यम से जी, कि जिस अल्पसंख्यक को, जिसको अल्पसंख्यक कहा जाता है, वो केवल 3% की आबादी को अल्पसंख्यक कहा जाता है जी। मुसलमान 15% पार कर चुके हैं। सबसे पहले सर्वप्रथम अल्पसंख्यक का दर्जा मुसलमानों से छीना जाना चाहिए। अल्पसंख्यक से मिलने वाली सारी सुविधाएं इनकी खत्म करनी चाहिए। जब तक इस देश से मदरसे समाप्त नहीं होंगे, तब तक इस देश में, आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश में 3 बोरी कारतूस और 350 बंदूकें मदरसे के अंदर मिली। जाली नोट बनाने की मशीनें मदरसे के अंदर मिली। अलकायदा से संबंधित आतंकवादी लगभग हर 15 दिन में पकड़े जाते हैं। और आपको इससे बड़ी बात बताता हूं, सीडीएस विपिन रावत जी का जो देहांत हुआ, सीडीएस विपिन रावत जी के देहांत के समय हजारों मुसलमानों ने सोशल मीडिया पे स्माइली भेजी, स्माइली। ये लोग उसका सेलिब्रेशन कर रहे थे। ये कौन से मुसलमान हैं? रमीज रजा जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? रमीज, जो अरुण कृष्ण जी कह रहे हैं, मुझे उसी बात से एक मन में सवाल ये आता है, खासतौर से अगर इस तरह से अगर कोई कम्युनिटी फोकस्ड कोई टाउनशिप, कोई सोसाइटी क्रिएट की जाती है, तो वो सिक्योरिटी के लिहाज से बड़ा खतरा नहीं साबित होगी? मैम, एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ कि जब आपने सोसाइटी पर सवाल किया तो मैंने सबसे पहले उसकी कड़ी निंदा की और मैंने कहा कि आर्टिकल 21 के तहत भारत के अंदर किसी भी राज्य में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में सभी मजहब के लोग रह सकते हैं। एक चीज। फिर आचार्य जी पता नहीं फिर पाकिस्तान चले गए। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, अभी हरियाणा की एक यूट्यूबर है जो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही थी और पहलगाम में उनका नाम भी आया, तो उनके बारे में भी इनसे पूछिए। मुसलमान, अरे हम मुसलमानों ने इस देश को आजाद कराया है, इसको समझ लीजिए। ये देश हमारा है, ये देश हमारे बाप का है, यहीं पर ही हम मरेंगे, यहीं पर ही जिंदा हुए हैं। आप हिंदू मुस्लिम में इस देश को मत उलझाइए। मैं फिर कह रहा हूँ, आप हिंदुस्तान में अगर हिंदू मुस्लिम में सबको फंसा के रखेंगे, अभी आप, मैं बता रहा हूँ, आप कहीं के नहीं रहेंगे। आपका ये इतिहास है, आप एक बार अपना इतिहास पढ़िए। जब इस देश को आजादी मिली थी तो इस देश को आजादी हमारे बड़ों ने, बुजुर्गों ने, उलमाए किराम ने अपनी शहादत देकर, कुर्बान करके इस देश को आजाद करवाया है। ना कि आपकी तरह अंग्रेजों को चिट्ठी नहीं लिख रहे थे हम लोग। आप अपना इतिहास देखिए, हमारा इतिहास हम पूरी दुनिया जानती है, ठीक है। और जो आप पाकिस्तान और ऑर्डर कर रहे हैं, हमारी बहन ने इस देश के लिए पाकिस्तान पर अटैक किया। हमारी बहन का भी नाम सुन लीजिए, सूफिया जनरल कुरैशी, जिसको बीजेपी के मंत्री ने पाकिस्तान की बहन कहा था। इस पर मैं बीजेपी के जो भूपेंद्र यादव जी, मैं पूछना चाहता हूँ, आपने हमारी बहन को पाकिस्तान की बहन कहा था, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? जवाब दीजिए। अरे हम तो शुरू से लेकर इस देश के लिए आजादी दे रहे हैं, 47 से लेकर 2025 तक। आप भी तो अपना ट्रैक रिकॉर्ड दीजिए। हमारे क्या, आपका देश की आजादी में क्या योगदान था? वो जो जनरल सूफिया कुरैशी के। भूपेन जी, क्या मुझे आदेश है तो जी बोलिएगा? जी सर, जी सर, जी। ऐसा है भाई, ये देश जो है सभी का है, मैं मानता हूं, इसमें कोई ये मेरा नहीं है। लेकिन जो सही बात है कि स्वामी जी ने बोला कि 3% मुसलमान अल्पसंख्यक का कोटा खाता है। मदरसा में आप लोगों को पढ़ाई जो है ना अलग तरीके का होता है। तो ये सारी चीजें बंद होनी चाहिए। ये सरकार को, मैं भी एक प्रवक्ता होने के नाते मैं बताना चाह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि अल्पसंख्यक हमारे सरदार पंजाबी भी होते हैं, हमारे पादरी भी हैं, तो उन लोगों को इस तरह का व्यवस्था नहीं है। तो ये सारा कांग्रेस का कुचक्र है मेरे भाई। ये तुष्टीकरण की राजनीति करके एक विशेष वर्ग को इतना न बड़ा सुरक्षा इस देश के अंदर में दे दिया कि आज मैं बता दूं नैना जी, आपके चैनल के माध्यम से, जी सर, देश जब से आजाद हुआ 5 जो है ना मुसलमान हमारे एजुकेशन मिनिस्टर इस देश के बने। और वो मुसलमान हम लोगों के बच्चों को क्या पढ़ाए? अकबर, बीरबल, मुगल, हम लोगों को शिवाजी नहीं। अरे लेकिन भूपेन जी, ये फिर आखिर ये कैसी मजहबी दीवार जो है वो क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है? बार बार तो बात यही है कि किस तरह की साजिश है। फिर
आखिर कैसे परमिशन मिल जाती है, कैसे, और जो वीडियो है बाकायदा वो प्रमोशन बड़े स्तर पर हो रहा है। शिवानंद जी यही बात कह रहे हैं कि ये तो जांच का विषय है ना। फिर ये सुनिए, मैं आपको बता दूं कि इस देश का डेमोग्राफी चेंज करने का ये साजिश कांग्रेस के लोग आज से नहीं, ये नेहरू जी के टाइम से लगे हुए हैं लोग तुष्टीकरण की राजनीति करके, क्योंकि इनका जो है ना रिलेशनशिप है। और एक सेकेंड सर, रोकना चाह रही हूँ इस बीच। एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, श्रीनगर में यहाँ पर हजरत बल दरगाह के में जमकर बवाल हुआ है। यहाँ दरगाह में अशोक चिन्ह को तोड़ दिया गया है। कट्टरपंथियों ने अशोक चिन्ह को तोड़ा है। बता दें दरअसल 3 दिन पहले ही यहाँ पर एक शिलालेख लगाया गया था जिस पर अशोक चिन्ह जो है वो अंकित किया गया था, लेकिन आज की जो तस्वीर यहाँ पर नजर आई, अशोक चिन्ह तोड़ दिया गया है। अपने आप में कई बड़े सवाल इसके साथ में खड़े हो जाते हैं। आखिर कौन है वो लोग जिन्हें अशोक चिन्ह से तकलीफ है? अशोक चिन्ह तोड़ना अपने आप में बड़ी एक तस्वीर जो है वो यहाँ पर दर्शाती है। जिस तरह से श्रीनगर में हजरत बल की दरगाह में यहाँ पर जमकर बवाल देखने को मिला है। आपको बताएं, अशोक चिन्ह भारत का राजकीय प्रतीक है और ये अशोक चिन्ह ये हिंदुस्तान की पहचान है। आपने देखा होगा, ये देखिए, ये यहाँ के ये किस तरह से असामाजिक तत्व हैं। बाकायदा यहाँ पर वक्फ बोर्ड का ये जो एक शिलालेख लगाया गया, यहाँ पर इन युवकों के हाथों में पत्थर हैं, पीछे नारेबाजी की जा रही। पहले ऑडियो सुनते हैं। आप पहले ये तस्वीर देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीर इंडिया डेली आपको दिखा रहा है। श्रीनगर की तस्वीर, अशोक अगर इस स्तंभ की बात करें, अशोक चिन्ह की बात करें, शक्ति, साहस, गौरव का प्रतीक माना जाता है, लेकिन यहाँ पर किस तरह से असामाजिक तत्वों ने नफरत का परिचय दिया है। नासिर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं श्रीनगर से। नासिर, जरा बताइए कि आखिर क्या क्या वजह है, क्यों तोड़ रहे हैं इस तरह से, किस तरह से नफरत का ये एक अलग तस्वीर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं श्रीनगर के युवा? देखिए, बिल्कुल ये युवा नहीं है। पहले मैं ये बात क्लियर करना चाहूंगा कि श्रीनगर के युवा नहीं, श्रीनगर दरगाह के रहने वाले, पास के रहने वाले लोग जो है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए लोग हैं, उनके वर्कर्स बताए जा रहे हैं। जो सूत्र हमें बताए जा रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर है। देखिए, आज एक अनहोनी जो है वो दरगाह हजरत बल में घटी, जब कुछ ऐसे कल्प्रिट्स ने अशोक चक्र को जो है एक पत्थर से उसको बोर्ड से उतारा गया। उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोकल एमएलए जो है तनवीर सादिक, उन्होंने भी एक ट्वीट करके बोला कि जहां पे श्राइन है वहां पे अशोक एम्बलम होना, अशोक चक्र जो है वो होना नहीं चाहिए। साफ लगता है इसकी जो कट्टरपंथी की सोच है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, जो हमें लगातार 1990 से यहाँ पे कश्मीर घाटी में बार बार हम कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में की जो सोच है वो कट्टरपंथी की है। उसके साथ अगर देखा जाएगा, उनका चीफ मिनिस्टर जो है वो भी अशोक चक्र गाड़ी पे रख के जो है अपने प्रोटोकॉल लेता है। उसके बाद आपने देखा कि वहां पे माहौल इतना खराब हुआ कि लोगों को जो है भीड़ को, पुलिस को आना पड़ा और कंट्रोल करना पड़ा। उसके बाद दरक्षा आंध्रा भी चेयरपर्सन जो है वक्फ बोर्ड की डॉक्टर दरक्षा आंध्रा भी, उन्होंने एक प्रेस वार्ता वहां पे की और उन्होंने मांग की है देश के होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी से भी कहा है कि इनके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और एफआईआर होना चाहिए। साफ लगता है कि जो बार बार हमने कहा कि जो हालात कश्मीर घाटी में खराब होती थी, जो पत्थरबाजी होती थी, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस का हाथ होता था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के इशारों और अलगाववादी नेता और नासिर, जब ये पूरा वीडियो सामने आया है, इस वीडियो के सामने आने के बाद में मुझे जरा बताइए कि क्या वहां पर प्रशासनिक अमला पहुंचा, क्या कोई एक्शन लिया गया? और एक बार ये जरूर स्पष्ट करें कि आखिर जो ये हाथ में पत्थर लेकर अशोक चिन्ह को जो नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये लोग कौन है? बिल्कुल, देखिए, ये लोग जो है, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए तनवीर सादिक ने अपने टीवी में पुष्टि की है, तो उसे साफ लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर्स है, क्योंकि नेशनल हजरत बल जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ माना जाता है। गढ़ इसलिए माना जाता है क्योंकि वहां पे जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के पिता है शेख अब्दुल्ला, उनका टॉम भी वहीं दरगाह हजरत बल में एक मेन सीट जो है दरगाह बल की रहती है। तो उसमें दरगाह के जितने भी इलाके हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के गढ़ माने जाते हैं। 3 तारीख को इसकी इनॉग्रेशन हुई थी। 3 तारीख से लेकर आज तक कितने दिन हुए, आज तक कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन आज अचानक से एक भीड़ जो है वहां पे उमड़ पड़ी और उन्होंने अशोक चक्र को जो है नुकसान पहुंचा। उसके बाद पुलिस के अमला वहां पे, पुलिस जिला प्रशासन वहां पे मौजूद है और उसके साथ साथ वक्फ चेयरमैन की
चेयरपर्सन डॉक्टर दरवेश अंद्राबी वहां पे मौजूद है, उन्होंने ही इनॉग्रेशन की थी। और इससे साफ लगता है कुछ दिन पहले एक वीडियो जो है, वीडियो के तहत एक वीडियो वायरल हुआ था इसी दरगाह हजरत बल में, जब उमर अब्दुल्ला, तानवीर सादिक और सलमान सागर वहां पे पहुंचे थे। तो तब उमर अब्दुल्ला ने चाहा था कि मैं इस दौर में अंदर जाऊं, लेकिन उसको मना किया गया था। तब भी आपस में बहस हुई थी दरगाह अंद्राबी और उमर अब्दुल्ला के एमएलए के बीच में। तो उसे साफ लगता है कि इस ये मजहबी नफरत है। एक्सक्लूसिव तस्वीर श्रीनगर की, जम्मू कश्मीर की। मैं बताऊं जिस तरह से यहाँ पर अशोक चिन्ह, अशोक स्तंभ को नुकसान पहुंचाया। पहले देखिए, पहले एक और व्यक्ति आपको नजर आ रहा था, अब ये दूसरा व्यक्ति हाथ में बड़ा सा पत्थर लिए और लगातार बार बार उस अशोक स्तंभ पर प्रहार कर रहा है। ये अशोक स्तंभ पर प्रहार नहीं, बल्कि ये कहा जाए ये उस नफरत का परिचायक बन गया जो यहाँ पर इस दौरान नजर आई। अशोक स्तंभ से क्या तकलीफ है, जबकि अशोक स्तंभ ये कहा जाता है कि ये भारत का राष्ट्रीय प्रतीक, उसे अपनाया गया, भारत के गणराज्य की पहचान का प्रतिनिधित्व करता है। मेरे साथ खास मेहमानों का जो पैनल है, भूपेंद्र यादव जी, क्या कहेंगे आखिर इस तरह की पूरी वारदात, इस तरह की करतूत को लेकर? ये किस तरह की नफरत की तस्वीर पेश कर रहे हैं? देखिए, ये जो है देश के लिए दुर्भाग्य है। ये सब कांग्रेस का बोया हुआ बीज जो है आज दिख रहा है आपको नैना यादव जी। ये लोग अकबर के कपरगाह पर जो है ना एसपीजी कमांडो लगा के रखे हुए हैं। दुर्भाग्य है इस देश का। उस कपरगाह से हम लोग को क्या लेना देना है? हमारा रमीज रजा, आखिर अशोक स्तंभ से क्या नाराजगी? अशोक स्तंभ को तोड़कर क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग? मैडम, इस देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि इस देश में कुछ भी होता है तो वो बीजेपी आरएसएस को टारगेट करती है, आरएसएस कांग्रेस को टारगेट करती है, कांग्रेस बीजेपी को टारगेट करती है। लेकिन जहां तक जो आपने सवाल किया मैम, ये जो लोग हैं, अभी मुझे इसका नहीं पता ये कौन लोग हैं, कौन इसको जो है फंडिंग देकर करवा रहा है, लेकिन ये जो भी हो रहा है मैं समझता हूँ गलत है, क्योंकि ये हमारे भारत की एक शान है। दरगाह में आपको विरोध करना है, किसी से शिकायत है आप जाके कीजिए, और लेकिन कानूनी तरीके से कीजिए, क्योंकि कश्मीर हमारे भारत का अमीन नहीं है। लेकिन ये जो लोग कर रहे हैं मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है ये कौन लोग हैं जो कर रहे हैं, कौन लोग हैं ये करवा रहे हैं, लेकिन मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। ये बिल्कुल गलत है। किसी भी मजहब के लोगों, किसी भी जगह। रमीज रजा, बार बार तो बात यही हो जाती है कि हिंदुस्तान का प्रतीक, भारत का प्रतीक है अशोक स्तंभ, उसे अगर इस तरह से तोड़ा जा रहा है, वहां पे कोई मूर्ति नहीं लगी, वहां कोई मूर्ति नहीं लगी, वो जो एक शिलालेख है, अगर आप तस्वीरों में उसमें देख रहे हो, शिलालेख के ऊपर अंकित है इस अशोक स्तंभ, तो उसमें क्या? इस देश में हमने इस तरह की कई वारदात देखी है। आपने देखा हुआ है, एक बार मध्य प्रदेश में गांधी को जो है गोली मारकर उसमें जो है उसका पुतला जलाया गया। तो इस देश में इस तरह के लोग बहुत हैं जो कि नफरत फैलाने में सबसे आगे रहते हैं, लेकिन ये किसी भी मजहब के लोगों, कहीं के भी लोगों में इसकी कड़ी निंदा करते हैं। ये नफरत फैलाने वाली तस्वीर है, नफरत फैलाने वाली तस्वीर। आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत धन्यवाद। लेकिन श्रीनगर में जिस तरह से तस्वीर देखने को मिली, वाकई में सवाल खड़े होते हैं, आखिर कौन है ये लोग जो यहाँ पर कहा जाए माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं और भारत का प्रतीक अशोक स्तंभ को तोड़कर, उससे डैमेज करके, उस पर हमला करके क्या संदेश देना चाहते हैं? ये बड़ा सवाल है।